जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पे डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस पे, इनपुट कंपोनेंट पे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर, हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, आफ्टर द इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग द इनपुट कंपोनेंट इज नीड टू प्रोसेस ऑन दैट डेटा। अब कंप्यूटर के अंदर उस डेटा पे प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। प्रोसेस का मतलब कि एनालिसिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जब डेटा हम लोग रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, अब उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट होने के बाद उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है। उसके लिए कंप्यूटर हैव अ यूनिट दैट कॉल्ड प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या काम करता है, उसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर का वर्क क्या होता है, टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसर रखता है। अब प्रोसेसर होता कैसे है, प्रोसेसर भी एक इसी तरीके से छोटा सा, अभी मेरे पास में प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं मैं प्रोसेसर का वो दिखाता आपको। माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने उस दिन भी बताया था कि 4th जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, उस माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे छोटे-छोटे डॉट बने होते हैं, और आप जब कभी भी अपने उसको खोलेंगे, उस कैबिनेट को खोलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फैन लगा होता है बीच में, उसी फैन के नीचे एक छोटा सा चिप लगा होता है, जो सिलिकॉन चिप का बना होता है। और ये प्रोसेसर काम क्या करता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेसर की, क्या जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्ट काम करता है, लाइक द सेम प्रोसेसर हमारा जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक हार्ट की तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्लेसेस होते हैं वो एक कंप्यूटर के हार्ट के तरीके से हम ये कह सकते हैं उसको, कभी-कभी ये मेन, सबसे मेन यूनिट होती है प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर जो काम करता है, जब हम डेटा को इनपुट कर देते हैं तो वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी रन कराता है, प्रोड्यूस करता है, और वो किस यूनिट पे उसको भेजना है, यानी इसको स्टोर करना है या इसको हमें आउटपुट देना है बाय द प्रिंटर या बाय द मॉनिटर, कहां पे इसको हमको ले जाना है, उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए जो हार्डवेयर यूनिट काम करती है उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी प्रोजेक्टर नहीं है, मैं उसकी फिगर दिखाता आपको तो क्लियर हो जाता। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर के बाद स्टोरेज डिवाइस। अब इस स्टोरेज डिवाइस की बात करने के लिए, स्टोरेज डिवाइस में हमें डिस्कस करने के लिए इसको हमको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं इस तरीके से, यहां से हम इसको रिमूव करते हैं और अब हम लोग लेते हैं स्टोरेज डिवाइस, यानी हमारा ये अगला जो टॉपिक होगा वो होगा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि थोड़ा सा ये पूरा एक क्लास इसमें स्टोरेज डिवाइस में जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज डिवाइस की जहां पे हम बात करते हैं, हम मेमोरी हर कोई जानता है, क्योंकि स्मार्टफोन में मेमोरी लगती है। जो पढ़े लिखे हैं या जो एजुकेटेड हैं वो भी जानते हैं, जो एजुकेटेड नहीं है आज उनके भी हाथ में स्मार्टफोन है तो उनको भी पता है कि कंप्यूटर में और स्मार्टफोन में मेमोरी लगी हुई है, और वो बात करते रहते हैं कि हमारे में इंटरनल 32 GB है या 60 GB है या 16 GB है, इतने GB की मेमोरी लगी हुई है। लेकिन मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो कंप्यूटर के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क इनटू द डिवाइस, हम इसकी बात करेंगे कैसे वो काम करता है, कैसे स्टोर करता है हमारे इस डिवाइस के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। देखिए, इस मेमोरी की जहां पे हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एक जो पहला पार्ट होता है इस मेमोरी का उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी, इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन इसी मेमोरी में कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जिनका वर्क होता है, फंक्शन उसको प्राइमरी मेमोरी में जरूर रखते हैं, लेकिन उसका वर्क जो होता है वो परमानेंट मेमोरी की तरीके से होता है, इसलिए यहाँ पे हम टेम्परेरी मेमोरी लिख नहीं रहे, मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिएगा कि अगर टेम्परेरी मेमोरी कोई पूछता है तो प्राइमरी मेमोरी में ही टेम्परेरी मेमोरी होती है। मैं आगे बताता हूँ आपको।
सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, इस तरीके से टू पार्ट में पहले हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं। अब इस फर्स्ट पार्ट में यानी प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले इसको भी हम लोग दो पार्ट में ले जाते हैं। दो पार्ट में लेने का मतलब है कि पहला जो होता है हमारा वो होता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और जो दूसरा होता है हमारा से बना दे रहे हैं, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है मेन मेमोरी। अब ध्यान दीजिएगा मेन मेमोरी और कैश मेमोरी क्या होती है, मैं एक एक करके अभी डिस्कस करूंगा। पहले इसका हम फिगर एक तरीके से चार्ट के तरीके से इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। तो अब मेन मेमोरी में आते हैं हम लोग। मेन मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी में सबसे पहले दो मेमोरी होती है, यानी टू टाइप्स की होती है। एक तो होता है हमारा रैम, जिसका नाम सभी लोग जानते होंगे, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है रोम। फुल फॉर्म इससे हम बता दें, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडमली एक्सेस की जाती है। अभी पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। रोम होता है फुल फॉर्म इसका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो ओनली रीड करने के लिए स्टोरेज की जाती है। आगे हम बात करेंगे। फिर इसमें हम रोम के अंदर लेते हैं, तो रोम के अंदर पहला होता है हमारा पी रोम, और दूसरा होता है हमारा ईपीरोम। अभी मैं एक एक पे डिस्कस करूंगा। ईपीरोम, और तीसरा होता है हमारा ईपीरोम। देखिए फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं, हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ जाए, आप मुश्किल लोग जानते होंगे। जिसे हमने कहा कि रीड ओनली मेमोरी, इस रीड ओनली मेमोरी में पहले जो इसमें आती है कैटेगरी वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसमें कैसे डेटा हमारे स्टोर होते हैं उसको मैं आगे समझाता हूं। इस सेकेंडरी मेमोरी में जब हम आते हैं तो इसको जैसे हम लेते हैं, एक तो होता है इस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे अगर आगे ले चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं एफडीडी, और यहां पे होता है एचडीडी और सीडी, डीवीडी, और भी एक फ्लैश मेमोरी में आता है, जैसे ये लिख दे रहे हैं, वो फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। जैसे पेन ड्राइव है हमारी, पेन ड्राइव, और मेमोरी कार्ड भी होता है, जैसे मोबाइल में जो हमारा चिप लगता है वो मेमोरी कार्ड। ये दोनों जो होते हैं ये मोस्टली फ्लैश टाइप कहलाते हैं। तो मेमोरी कार्ड भी होता है, मेमोरी कार्ड। ये जितने मेमोरी हैं, ये जितने कंपोनेंट स्टोरेज, ये एक डिवाइस है। अभी मैं बात करता हूँ, ये स्टोरेज कंपोनेंट है। इस स्टोरेज कंपोनेंट में जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हम डेटा को सेव करते हैं, वो परमानेंटली सेव होता है, इसलिए इसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, एक एक शुरू करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी। अब ये टेम्परेरी मेमोरी में सबसे पहले टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर में भविष्य में टेम्परेरी होती है। लेकिन अभी जो हमने कहा था कि कुछ मेमोरी इसके अंदर भी वोलेटाइल यानी अस्थिर होती हैं, जिसे हम लोग टेम्परेरी नहीं कहते हैं। वो आप जैसे अगर मान लें तो यहां से अगर लेते हैं ये एरिया, ठीक है, ये एरिया यानी ये रोम जो होता है और रोम के जितने पार्ट होते हैं, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसके डेटा हमारे वॉशेबल नहीं होते हैं, यानी वोलेटाइल नहीं होते हैं, तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये इसके फंक्शन जो होते हैं, फीचर जो होते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी की तरीके से होते हैं। लेकिन ये जो काम इसकी कैटेगरी जो रखी जाती है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रखी जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। सबसे इंपॉर्टेंट और
सबसे अच्छी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर या जो हमारे मोबाइल होते हैं उसमें सबसे फास्ट मेमोरी का मतलब कि सबसे तेज काम करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, तो आप ये जान लें कि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और आल्सो इट इज द नियरेस्ट ऑफ द सीपीयू, ये सीपीयू के सबसे नियरेस्ट होती है। अब देखिए सीपीयू के नियरेस्ट होने का क्या मतलब है, क्योंकि जब अभी हमने आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं, एंटर करते हैं, तो उसको सीपीयू प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। लेकिन जब ये हम डेटा एंट्री करते हैं तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर प्रोसेसर के पास में वो नहीं पहुंचता है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू के पास में नहीं पहुंचता है डेटा, वो फर्स्टली जाता है। अब देखिए सीपीयू हमारा डेटा कहां से लेता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं लेता है। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी सीपीयू जो हमारा डेटा लेता है इंस्ट्रक्शंस करने के लिए, सीपीयू कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फेच करता है, फेचिंग करता है। सीपीयू जो होता है हमारी इंफॉर्मेशन को, जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उस पे सबसे पहले वो फेचिंग करता है और फेचिंग करने के बाद उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये हमारे सीपीयू का काम होता है। जैसे आप लोग अब तो स्मार्टफोन में भी हम लोग कहते हैं कि इतने जीबी की रैम है और इतने जीबी का प्रोसेसर, इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इस डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन का एक आकलन करते हैं कि हमारी डिवाइस कितनी फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि देखिए अब हमने कहा कि सबसे मेमोरी में सबसे छोटी मेमोरी, सबसे साइज में सबसे छोटी मेमोरी कैश मेमोरी होती है, बट इट इज फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सबसे छोटी भी होती है और सबसे फास्ट भी होती है। और इट इज द नियरेस्ट ऑफ द सीपीयू, ये सीपीयू के एकदम नियरेस्ट, एकदम पास में होती है, इसीलिए इसको हम लोग सीपीयू मेमोरी भी कह सकते हैं। अब ये सीपीयू के पास में होने का क्या मतलब है, ये कैसे होती है, देखिए जैसे हमने कहा कि मान लीजिए यहीं पे मैं आपको बताता हूं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को इसकी जरूरत क्या होती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी हमारे सीपीयू को स्पीड अप देने का काम करता है, यानी हमारा प्रोसेसर जो होता है वो स्पीड से प्रोसेसिंग करे और हमारे इंफॉर्मेशन को वो एग्जीक्यूट करे, उसके लिए ये कैश मेमोरी काम देती है, काम करती है। जैसे इसको हम लोग सीपीयू मेमोरी या नियरेस्ट मेमोरी कैसे कहते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को सीपीयू प्रोसेस करेगा, यानी जो मेन जरूरत है, मेन वर्क है, वो प्रोसेसिंग करने का वो सीपीयू के पास में है। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया सीपीयू, ये सीपीयू हमारा इस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे इन्फो कर देते हैं, इंफॉर्मेशन मैंने कर दिया। अब देखिए इसको ये सीपीयू यहाँ से कैसे लेता है, कैसे इसको पाता है, तो ये सीपीयू की स्थिति होती है और ये इंफॉर्मेशन है हमारी जो इनपुट हुई, तो इनपुट होने के बाद यही बीच में हमारी ये कैश मेमोरी होती है, ये कैश मेमोरी हमारी यहीं पे होती है। अब इसी कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग, यानी हमारा सीपीयू जो होता है यहाँ कैश मेमोरी पे जाता है और इंफॉर्मेशन इसमें आती है और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे डेटा को सबसे पहले कैश मेमोरी से सबसे फास्टली लेता है, इसीलिए इसको सबसे नियरेस्ट, सीपीयू के सबसे नियरेस्ट माना जाता है। सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये कैश मेमोरी होती है। लेकिन ये भविष्य में यानी नेचर में वोलेटाइल होती है, अस्थिर होती है, ये परमानेंटली डेटा या इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करती है। अभी मैं बताता हूं कि ये कब तक इंफॉर्मेशन को हमारे सेव करके रखती है, क्योंकि ये जो हमारी मेन मेमोरी आती है, अब बात आती है दूसरी मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। अब रैम सभी लोग जानते रहे होंगे, रोम नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन रैम की बात आप समझ लीजिए कि रैंडमली एक्सेस, यानी रैम क्या करता है, रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी इंफॉर्मेशन को सीपीयू रैंडमली एक्सेस कर लेता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग ज्यादा हाई कॉन्फ़िगर की रैम लेने की बात करते हैं, कितने जीबी की ज्यादा रैम होगी तो हमारे जो मोबाइल होगा या हमारा कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन वो जब फर्स्टली कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर लोड होती है तो सीपीयू उसको रैम के अंदर से ही लेता है। जैसे आप मान लीजिए स्मार्टफोन को आपने बंद कर दिया, यानी आपने शट डाउन कर दिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया स्मार्टफोन को, या कंप्यूटर या लैपटॉप को आपने शट डाउन कर दिया, वो क्लोज हो गया। उसके बाद जब आप उसको पावर बटन प्रेस करते हैं, चाहे स्मार्टफोन
का, चाहे लैपटॉप का, चाहे डेस्कटॉप का, जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख के आना शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता रहता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कंप्यूटर या हमारे स्मार्टफोन के अंदर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें काम करता रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे डिवाइस के अंदर, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, सबसे पहले उस डिवाइस के अंदर, उस मशीन के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर के लोड होता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है तो रैम के अंदर लोड होता है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं परमानेंटली वो जाकर के हमारे हार्ड डिस्क में से हो जाता है। जो स्मार्टफोन होता है उसमें जो हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, उसमें जाकर के वो स्टोर होता है, जो परमानेंटली उसमें सेव रहता है। आप चाहे शट डाउन कर दें, चाहे स्विच ऑफ कर दें स्मार्टफोन को, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसके अंदर ऑलरेडी रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्टली जब हमारे सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो फर्स्टली लोड होता है रैम के अंदर। अगर रैम की कैपेसिटी कम है, लो है, जैसे हमने कहा कि पहले तो रैम आती थी 128 एमबी की, 256 एमबी की, फिर 1 जीबी की रैम आने लगी, 2 जीबी की, 2.5 जीबी की, 3 जीबी की, मोबाइल में 4 जीबी हम लोग यूज करते हैं रैम। तो ये ज्यादा जीबी लेने का क्या मतलब है, ज्यादा कॉन्फ़िगर लेने का रैम का क्या मतलब है? बिकॉज क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही, मान लीजिए हमारे पास में ये स्टोरेज स्पेस है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इतना पूरा स्पेस ले लिया, बचा मेरे पास में इतना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से तो लोड हो गया, वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब चल रहा है तो वो रैम का स्पेस वो ऑलरेडी लिया हुआ है, उतना वो स्टोर किया हुआ है रैम में, और उतना स्पेस वो लिया हुआ है। तो जब थोड़ा सा स्पेस बचा तो इस स्पेस का क्या जरूरत होगी, जब उसके बाद हम दूसरे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में हम ऐप यूज करते हैं। ऐप क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अभी क्लियर करूंगा। तो जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन भी आकर के रैम में यूज होगी, पहले वो फर्स्टली रैम में आकर के स्टोर होगी। तो जब रैम में लोड होगी तो वो थोड़ा सा स्पेस बचा होगा, तो जब वो बर्डन ओवर होने लगेगा रैम के ऊपर, यानी उसकी कैपेसिटी के बाहर जाएगा, तो वहीं पे हमारे आप देखते हैं डिवाइस का स्पीड बहुत कम हो जाता है। हम क्लिक करते हैं तो स्लो करके खुलता है। अक्सर आप देखे होंगे मोबाइल होता है तो जब हम नया लेते हैं उसकी स्पीड ज्यादा होती है, पुराना होने के बाद हम देखते हैं कि वो धीरे-धीरे स्पीड में उसकी स्लो होता चला जाता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि उसके पास में जो स्पेस है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, और जब नया था तो वो पूरा स्पेस ब्लैंक था। तो इस कंडीशन में जब स्पेस वो स्टोर कर चुका होता है, उसके पास स्पेस कम बचता है, तो जब हम ऐप उस पे डाउनलोड कर वो ओपन करते जा रहे हैं एक साथ में, कंप्यूटर के अंदर हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, पावरपॉइंट ओपन कर लिया, इंटरनेट के लिए हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, यूसी ब्राउज़र ओपन कर लिया, मल्टीपल एप्लीकेशन जब हम एक साथ में ओपन कर लेते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन भी इसी रैम में यानी मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर आकर के लोड होता है। और इसके ऊपर जब ओवरबर्डन पड़ता है, उसकी स्पेस उसके खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वहीं पे हमारा डिवाइस स्लो होता चला जाता है। इसलिए हम लोग हाई कॉन्फ़िगर की रैम और प्रोसेसर लेने की बात करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो। तो ये होगी हमारी रैम का काम होता है। और एक बात ध्यान रखें, ये रैम के अंदर यानी कैश मेमोरी या रैम के अंदर इट इज आल्सो वोलेटाइल मेमोरी, ये एक अस्थिर मेमोरी होती है। अस्थिर का मतलब है कि इसमें डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है। जब हम ये ऐसे मान लीजिए कि जब तक हमारे डिवाइस में यानी कंप्यूटर या स्मार्टफोन में पावर सप्लाई चलती रहती है, पावर सप्लाई का मतलब है कि अगर हमारा लैपटॉप ऑन है यानी हमारा डेस्कटॉप ऑन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर चल रही है। अब इसमें स्मार्टफोन में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से पावर चलता रहता है, और या उसमें डायरेक्टली हम पावर लिए रहते हैं डेस्कटॉप में। तो जब तक पावर चलता रहता है, हम जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती रहती है। लेकिन जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं, अभी आप अपने स्मार्टफोन को एक बार स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो उसकी जो रैम होगी वो तुरंत फ्री हो जाएगी, एट वंस वो फ्री हो जाएगी, यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो वॉश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे आप फिर से पावर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आकर के फिर लोड हो जाता है और फिर उतना वो स्पेस ले लेता है। इसीलिए कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन अगर कहीं हैंग कर रहा है, कुछ कहते हैं रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट मारने का मतलब है, रीस्टार्ट करने का मतलब यही है कि जब हम रीस्टार्ट करते हैं उसकी मेमोरी एक बार वॉश होती है और फिर से जब उसमें लोड होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और देन जा करके वो हमारे ऐप या एप्लीकेशन ओपन करने के लिए स्पेस बनाए रखता है, तो वो थोड़ी सी स्पीड हमको सही दिखने लगती है। तो ये होता है हमारा रैम कवर, यानी जब तक पावर सप्लाई उसमें चलती रहती है तब तक उसमें डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही हम पावर अपना सप्लाई काट देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर
से, यानी कंप्यूटर से अलग शटडाउन कर देते हैं या उसे हम पावर सप्लाई काट देते हैं, तो रैम या कैश मेमोरी ये दोनों तुरंत वॉश हो जाती है, एडवांस ये फ्री हो जाती है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी की जो हम बात करते हैं, इस मेमोरी में हम बात करेंगे, वीडियो कितनी हो रहा है थोड़ा स्पीड से चलते हैं और इसको हम बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। रीड ओनली का मतलब है कि इस ऐसी मेमोरी जिसके अंदर का डेटा ओनली हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है रीड ओनली में कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि ऐसी मेमोरी जिसमें ओनली प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, कब? ऑन द टाइम एट द मैन्युफैक्चर ऑफ द बोर्ड, यानी जो कंप्यूटर का या स्मार्टफोन का जो मेन बोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड होता है जब वो बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ मेमोरीज की चिप लगा दी जाती है और वो फिक्स कर दी जाती है और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है वो ऑलरेडी उसमें रहती है। जैसे अब मोबाइल हम लोग ऑन करते हैं तो मोबाइल में हम देखते हैं जिस कंपनी का मोबाइल है, एग्जांपल देते हैं, जिस कंपनी का वो मोबाइल है, जैसे मोबाइल ऑन करते हैं उस कंपनी का एक डेमो हमारे सामने आकर के आ जाता है। जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग लिंक करके आएगा, वो जो सैमसंग लिंक करके आ रहा है उसको हमने तो टाइप नहीं किया, हमने तो उसमें दिया नहीं, तो वो किस मेमोरी में है हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी देखेंगे सैमसंग लिखा हुआ आपके मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ऐसी मेमोरी में है जहां पे वो प्रोग्रामिंग कर दी गई है, कब की गई है? जब उसका बोर्ड बनाया जा रहा था तब, और उसको हम लोग कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुलायम सिंह अपने टाइम पे बच्चों को लैपटॉप वितरण किए थे और उस लैपटॉप में हम देखते हैं कि जब लैपटॉप ऑन करते थे तो सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश जी दोनों सामने आ जाते थे। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा इसको कि वहां पे वो दोनों जो आ जाते थे, उनकी जो पिक्चर आती थी वो एक इंफॉर्मेशन है, वो पिक्चर के फॉर्म में है, फिर भी एक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को अगर हम चाहते कि अपने लैपटॉप से हम डिलीट करते हैं, हम नहीं देखना चाहते उनको कि वो जैसे आप करता हूं सामने आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो अगर हम उसको डिलीट करना चाहे, रिमूव करना चाहे अपने लैपटॉप के अंदर से, तो ये संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर उस मेमोरी को, उस चिप को, और वो ऐसी चिप बना करके उस लैपटॉप के अंदर लगाई गई कि अगर उस चिप को हम निकालेंगे तो हमारा जो मेन बोर्ड होता है वो खराब हो जाएगा और बोर्ड बदलना पड़ गया तो उस डिवाइस का कोई मतलब रह नहीं गया। इसलिए वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के चिप के अंदर वो फीड किया जाता है कि आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, वो सामने आता है, आप देखते हैं उस पिक्चर्स को, या हमने कहा कि जो मोबाइल का नाम लिख करके आता है आप उसको देखते हैं, लेकिन उसको आप रिमूव नहीं कर सकते अपने डिवाइस से, अपने कंपोनेंट से। इसलिए ये प्रोग्रामेबल, यानी वो आया कैसे, उसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसी टाइम पे। दूसरा आता है ये EEPROM, ठीक है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी भी मेमोरीज होती हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि उसको इरेजेबल मतलब कि इरेज कर सकते हैं, और कैसे? प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे आप देखते होंगे कि अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बायोस की इंफॉर्मेशन होती है। बायोस आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह होता है बायोस की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, जो इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें ही आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन, वो जो बोर्ड बनाया गया उसकी इंफॉर्मेशन इस बायोस की इंफॉर्मेशन में होती है। इसमें होता क्या है कि हम लोग उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी उसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब है कि जैसे हमको उसमें दिया रहेगा इनेबल डिसेबल, मोबाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप देखते होंगे कि सेटिंग में जब जाकर के किसी फीचर को आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो वहां से, आप उसको परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते हो, या उसको आप ऑन करोगे या उसको ऑफ करोगे, इतना ही आपको पावर है उस फंक्शन के लिए, उस फीचर के लिए। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रिकली कब होगा? जब वो पावर चलता रहेगा, कंप्यूटर आपका या मोबाइल आपका ऑन रहेगा, तभी आप ऐसी कंडीशन में पहुंच सकते हैं कि उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी वो इनेबल डिसेबल ऑन ऑफ, ये बहुत सारी इस तरीके से बायोस की इंफॉर्मेशन में होता है कि जिसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली यहां से डिलीट नहीं कर सकते हैं। और डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग इस सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत इसको रखते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी नहीं, परमानेंट मेमोरी हम कहेंगे इसको। इसके फंक्शन के साथ ये होता है, लेकिन ये कैटेगरी होती है प्राइमरी मेमोरी की, लेकिन नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मेमोरीज ये मेमोरीज होती हैं। अब हम
हम बात करते हैं जस्ट थोड़ी देर में तुरंत हम वीडियो को एंड करेंगे और जस्ट थोड़ा सा बस शॉर्ट में देख लेते हैं। एफडीडी क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में क्या है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है वो पहले आता था, ये एक छोटा सा इतना बड़ा सा एक मेमोरी का वो होता था, मेमोरी के कार्ड के तरीके से होता था फ्लॉपी डिस्क। और जब सबसे पहले आता था ये सीपीयू में, जैसे ये मान लीजिए हमारा सीपीयू बना हुआ है, यहीं पे इसका पोर्ट बना होता था जहां पे सीपीयू होता है, उसके नीचे हमारा फ्लॉपी डिस्क होता था। लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस होता था, परमानेंट डिवाइस होता था जिसमें हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, 3.14 MB में भी इतना ही होता है शायद, 3.14 MB। आज के टाइम पे उसका कोई मतलब नहीं है कि कम मेमोरी का, लेकिन पहले शुरू में इसका यूज होता था। आपको बहुत सारे कंप्यूटर में इसका पोर्ट ही नहीं आता है। लेकिन एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारे हार्ड डिस्क जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हमारी परमानेंट मेमोरी जिसको हम कहते हैं 500 GB का है, 1 टेराबाइट का है, इतने जीबी का हम लोग इसमें कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हम स्टोरेज लगा सकते हैं। अगर हम वीडियो और लेंथी करना चाहते हैं इसको और थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया हुआ है। तो ये एचडीडी यानी हार्ड डिस्क होता है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, आप लोग जानते होंगे, अब सीडी का भी यूज कम हो गया है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो था वो सीडी यानी 700 MB 700 MB का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता था। ये भी एक परमानेंट मेमोरी है। और ये उसी तरीके से उसका थोड़ा सा और कैपेसिटी का आया तो डीवीडी आ गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसे हम लोग डीवीडी बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका जो होता है वो 4.7 GB का होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब सीडी आया था तो हम लोग सीडी प्लेयर में पिक्चर वगैरह देखते थे, मूवीज वगैरह। तो मूवी में हम लोग देखते थे एक पिक्चर, एक मूवी देखने के लिए हमको 2 CD की जरूरत होती थी। एक पहली सीडी लगाते, उसके बाद दूसरी सीडी लगाते, तब जाके कहीं भाई 3 घंटे की मूवी कंप्लीट होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली एक सीडी में 700 MB ऑफ डेटा का यूज होता था, उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन जब डीवीडी आ गया तो हमने देखा कि एक डीवीडी में 3-3, 4-4 मूवीज स्टोर की जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है वो 4.7 GB का होता है। तो इतने जीबी में हमें 3-4 मूवीज मिल जाती थी। अब डीवीडी में अगर हम बात करें तो उसमें भी कई कैटेगरीज आती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं चलना चाहता, क्योंकि जो डीवीडी होता है वो वन साइडेड होता है और वन साइडेड वन लेयर होता है और डबल साइडेड वन लेयर होता है। दोनों तरफ हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में डबल साइडेड डबल लेयर होता है, उसमें करीब जाकर के 17 पॉइंट कुछ है शायद कि जीबी का डेटा वो तब स्टोर कर सकता है डीवीडी। और उसके बाद डीवीडी से भी अपडेट जब आया तो ब्लू रे डिस्क आ गया। ब्लू रे डिस्क वो इससे भी ज्यादा उसमें स्टोर होता है। और ये फ्लैश डिस्क ड्राइव होती है, जैसे पेन ड्राइव हम लोग यूएसबी पोर्ट की तरीके से सीपीडी बोलते हो, ये मेमोरी कार्ड भी इसी तरीके से होता है। और ये भी ये सारे जो डेटा हैं हमारे, इसमें जब तक हम डेटा को यानी इंफॉर्मेशन को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगा, वो परमानेंट स्टोर होता है, हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। और वो जब तक इसको हम लोग खुद से अपने आप से रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये रिमूव नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं, यानी परमानेंट मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। वीडियो शायद लंबी हो चुका है, इसलिए यहीं पे हम लोग आज की क्लास में यहीं पे ब्रेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।